वालेकुम, एक मरतबा फिर एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि रोमानिया का वर्क परमिट आने के बाद एम्बेसी में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो जाता है, किस बुनियाद पे वो वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं। यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ज़्यादातर आजकल सुनने को मिल रहा है कि लोगों का ज़्यादातर वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। किस वजह से रिजेक्ट हो रहा है, मैं आपको यहाँ पर तफसील के साथ बताता हूँ। जिन लोगों ने वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है और जिन्होंने अप्लाई करना है, जिन्होंने अभी इंटरव्यू देना है, वो लाजमी ये वीडियो सुन लें। उनके लिए ये बहुत काम की वीडियो है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कुछ एजेंट ऐसे हैं जो 13-14 लाख में भी वर्क परमिट दे रहे हैं। कुछ एजेंट ऐसे हैं जो 15 लाख में वर्क परमिट दे रहे हैं, और कुछ एजेंट ऐसे हैं जो 7-8 लाख में भी वर्क परमिट दे रहे हैं। जो 7-8 लाख कॉस्ट का वर्क परमिट है, उसका क्या रीज़न है, उसकी वजह से भी एम्बेसी में वर्क परमिट जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। सबसे पहली वजह वीज़ा रिफ्यूज़ होने की ये है कि वर्क परमिट जो आपको 8 या 10 लाख में मिलता है, वो एजेंट के थ्रू आपने लिया होता है। एजेंट जो है वो रोमानिया में उसका कोई बंदा होता है या वो खुद रोमानिया में होता है, और उसके बाद वहाँ पर वो अपनी कंपनी जो है वो खुद रजिस्टर करवाता है और उस कंपनी का वर्क परमिट जो है वो आपको देता है। खुद उसने कंपनी रजिस्टर करवाई होती है, वो वर्क परमिट वहाँ से लेता है और वो वहाँ से आपको भेज देता है। वर्क परमिट आपको मिलने के बाद उसके बाद आप चेक करते हैं, वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है, उसमें कोई जो है वो दो नंबरी नहीं होती, वो वाकई में ओरिजिनल वर्क परमिट होता है। लेकिन जब आप एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाते हो, वहाँ पर जब वो रिकॉर्ड चेक करते हैं, वो डेटा चेक करते हैं, वो वेरीफाई करते हैं वर्क परमिट को, तो वहाँ से वो कंपनी उनको मिलती नहीं है। ज़मीन में कोई उस कंपनी की वर्थ नहीं होती, कोई वो कंपनी नहीं होती, उस कंपनी का नामो निशान उनको वहाँ पर नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। एक वजह तो ये है, स्टार्ट में जब रोमानिया के वर्क परमिट लग रहे थे, रोमानिया में लोग पहले जा रहे थे, वहाँ पर जो पहले इंटरव्यू हुए हैं, तो उन लोगों का इंटरव्यू जो है वो उर्दू में भी हुआ है। तो अभी जो है आप लोगों को पता होगा कि वर्क परमिट पर जो इंटरव्यू हो रहा है, वो इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में हो रहा है। तो इंग्लिश में आपको इंटरव्यू देना है, वहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन करवाना है, उसके बाद आपने अपनी सैलरी बतानी है, और उसके बाद आपने अपनी कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्होंने जितने भी अभी लोग जा रहे हैं रोमानिया में, वो आगे स्किप होने के लिए जा रहे हैं, आगे कंट्री में मूव कर जाते हैं। इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, जो कंट्री उनको पसंद होता है, वो ऑलरेडी उनका माइंड जो है वो वहीं पे सेट होता है, तो वो कहते हैं कि हम तो जा ही उधर रहे हैं। तो जिस कंपनी का वर्क परमिट उनको मिला हुआ होता है, उस कंपनी के बारे में उनको कुछ मालूमात नहीं होती। जो उनको स्टाम्प मिलता है, जो पेपर उनको मिलते हैं, उन कागज़ात को कुछ पढ़ लिया करें। उसके बाद उसके ऊपर लिखा होता है, सैलरी होती है, उसके बाद उसके ऊपर लिखी हुई कंपनी का नाम पता होता है, किस शहर में है, आपको पता होना चाहिए। आप अपने एजेंट से भी पूछ लिया करें, वो भी आपको मुकम्मल आगाह करेगा इस चीज़ से, और उसके बाद आपने वो चीज़ें वहाँ पर बतानी होती है। इससे क्या होता है, इससे आप जो इन्वेस्टर होता है एम्बेसी में, उसको आप सेटिस्फाई करते हो। आपने वहाँ पर यकीन दिलाना होता है कि आपने रोमानिया में जाना है और रोमानिया से आपने आगे कहीं भी मूव नहीं करना। आपने वहाँ पर काम के लिए जाना है। एक मेरा दोस्त है, वो अभी पिछले दिनों में उसने इंटरव्यू दिया है। वहाँ पर उसने इन्वेस्टर ने उससे पूछा है कि आप किस लिए रोमानिया में जा रहे हो? उसने बताया फॉर बेटर लाइफ, अच्छी लाइफ के लिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। उसने पूछा है कि वहाँ पर आपका कोई रिलेटिव्स है, यूरोप में ऑलरेडी वहाँ पर कोई सेटल है? तो उसने बताया जी हाँ, मेरे दोस्त हैं और मेरे रिश्तेदार हैं। कौन सी कंट्री में? जी वो स्पेन में। ठीक है, वहाँ पर जैसे ही उसने सुना है, उसके बाद उसका वीज़ा जो है इस वजह से रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कि जो चीज़ें आपको जो आपकी कंपनी के रिलेटेड हों, आपने वहाँ पर उसको सेटिस्फाई यही करना है कि आप रोमानिया जा रहे हैं, वहाँ पर आप काम के लिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने वहाँ पर बतानी है। जो जनरल चीज़ें हैं जो आम लोगों को पता है, तो मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, ताकि उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो किसी की मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो पैसा लगा के वहाँ पर जाते हैं। उसके बाद जो स्टाम्प आपको मिलता है, जो पेपर आपको मिलता है, आपके वर्क परमिट के ऊपर पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पर आपका मेडिकल इंश्योरेंस होती है, वहाँ पर आपको मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद आपकी रहाइश होती है, उसके बाद मुकम्मल तफ़सील होती है, वो आप पढ़ लिया करें। उसके बाद आपने इंटरव्यू में जाना है।
انٹرویو میں جانے کے بعد وہاں آپ کو کافی زیادہ کاغذات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر آپ نے اپنے ایجنٹ سے پہلے پتہ کر لینا ہے کون کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ کو انٹرویو میں ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کو وہاں پر ضرورت پڑیں گے۔ میں نے آلریڈی اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا دی ہے، اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہاں سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کو وہاں پر چاہیے ہوں گے۔ اگر وہ انویسٹر آپ سے پتہ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ کہتے ہیں جی ہاں، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہاں پر آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ وہاں پر شو کریں، وہاں پر آپ نے اپنے اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ وہاں پر شو کرنی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی آپ نے وہاں پر شو کرنے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ڈاکومنٹس کی وجہ سے بھی ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ انٹرویو میں اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے، اور کچھ لوگ جو ایسے ہیں جو ورک پرمٹ ان کا 8-10 لاکھ میں جو ایجنٹ ان کو ورک پرمٹ دیتا ہے تو اس کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی، وہ اونلی رجسٹر ہوتا ہے کاغذات میں، ڈاکومنٹس میں وہ رجسٹر ہوتا ہے، آن لائن رجسٹر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ جب ویریفائی کرتے ہیں ایمبیسی والے تو وہ ورک پرمٹ وہاں پر اس کا نام و نشان نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ ورک پرمٹ جو ہے وہ ریفیوز کر دیتے ہیں، ویزا ریفیوز کر دیتے ہیں۔ اور جو زیادہ پیسے میں زیادہ کاسٹ میں آپ کو ورک پرمٹ کوئی ایجنٹ دیتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے وہ اچھی کمپنی ہوگی، اچھی اس کی رہائش ہوگی، اچھا میڈیکل مطلب ان کا نظام ہوگا، اس کی وجہ سے وہ ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کرتے انویسٹر۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو، کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو رپلائی کروں گا جلد سے جلد۔ اس کے علاوہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، کیونکہ میں ڈیلی ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔